हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एज यू ऑल नो कि क्यूरियोसिटी जो ये चैप्टर है इसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, हाउ टू डू ग्रुप्स, ग्रुपिंग क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे ग्रुप करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स को, उन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। बायोडाइवर्सिटी भी इवन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जा रहे हैं जो डिफरेंट लोकेशन पे, और उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस पार्ट 2 वीडियो में। ओके, नाउ मूविंग ऑन। सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिनका नाम है जानकी अमल। 1897 से 1984 के बीच में इनका जन्म और उनका डेथ हुआ है। वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। जो इंडिया का सबसे बेहतरीन जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना या उसको प्रिजर्व करने में जो एनवायरमेंटल वर्क है, जो इनका जो डेडिकेशन है वो हेल्प हुआ है। ये एक इंडियन बॉटनिस्ट है, जो कि मतलब बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो पेड़ों के बारे में ज्यादा जानते हो, और हमारे इंडिया की ओरिजिन है जानकी अमल, ठीक है। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली। एक मूवमेंट हुआ है सेव साइलेंट वैली, उसमें इनका बहुत ही अहम रोल हुआ है। एज अ हेड ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम BSI भी कहते हैं, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल मतलब होता है जैसे वेराइटी ऑफ प्लांट, जैसे आप कहीं गए, ये साइंटिस्ट कहीं गए, उनको एक नई वेराइटी ऑफ प्लांट मिला तो उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने उसके बारे में कई इंफॉर्मेशन निकाला कि क्या ये पहले हमने खोज रखा है, अगर नहीं खोजा तो ये नया प्लांट की वेराइटी है, रेयर वेराइटी है या एंडेमिक वेराइटी है, वो वहीं की पाई जाने वाली प्रजाति है या कहीं और से लाई गई प्रजाति, इसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन या पूरी जानकारी जो है वो जानकी अमल ने स्टार्ट किया था। ओके, सक्सेस स्टोरी जो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट का, ये एक रियल स्टोरी है ऑफ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़, जहां की ये स्टोरी है। इट इज अबाउट द प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। आज भी है ये जो साइलेंट वैली है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी बेहतरीन है, इतना मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है कि इसको जरूरत था बचाना। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय अ रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल हु आर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। यानी जो वहां पे रह नहीं रहे थे, इवन उन लोगों ने भी इसके लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, ठीक है। इनको जो है एक बैटल लड़ना पड़ा है अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंतीपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years, ठीक है। मतलब कि वो 10 साल के लिए वो जो रिवर है, ये कुंतीपुजा जो रिवर है, इसके ऊपर एक डैम बनने वाला था, और डेफिनेटली जहां भी वो डैम बनता था वहां के पेड़ों को काटना पड़ता, वहां की बायोडाइवर्सिटी खत्म होती। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस प्रपोजल के अगेंस्ट में, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने जंग लड़ी, और डेफिनेटली वो इस जंग में जीते भी। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स such as widespread awareness program, letters to editors, articles in newspapers, seminar, petition, and appeals in the court. And this movement was successful in saving the Silent Valley. लोगों ने हर तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अपने इस साइलेंट वैली को अपने एक मूवमेंट के द्वारा किया हुआ जो उनका मूवमेंट था उसके द्वारा उसको बचाया भी है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है। साइलेंट वैली जो है वो केरला में पाया जाता है, केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है, जो वहाँ पे कुंतीपुजा रिवर है। दिस इज इम्पोर्टेंट। कुंतीपुजा जो रिवर है उसके ऊपर एक डैम बनने वाला था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने वाला था, एक प्रपोजल था, तो उसके अगेंस्ट पे लड़ाई लड़ी है। इसमें बहुत ही अहम हिस्सा है जानकी अमल का। ओके, नाउ अब प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। आपको वेराइटी ऑफ प्लांट्स पता चल गई, वेराइटी ऑफ एनिमल्स पता चल गई, उनके लोकेशन के हिसाब से, उनके मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब आपने देखा होगा अपने नेचर वॉक के टाइम पे कि आप मान लीजिए पॉन्ड के पास गए तो आपने देखा कि जमीन पे जो है एक गोट चल रही है और पानी में जो है फिश तैर रही है, ठीक है। तो आपने वेराइटी ऑफ यहाँ पे एनिमल्स देखे। फिश लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। आपको ये फिश के ऊपर जब फिश कभी आपने देखा होगा तो आपको इस तरीके से एक लाइन इसके ऊपर बनी हुई होती है। ये जो लाइन है इसके सहायता से, इस लाइन की स्ट्रीमलाइन बॉडी की सहायता से ये अपना जो डायरेक्शन है उसको ये पहचान पाती है। दैट स्ट्रीमलाइन बॉडी हर एक फिश के ऊपर होती है, ठीक है। एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर, और जो फिन्स होते हैं इसके,
डॉर्सल फिन, एनल फिन, ये जितने भी आपके फिन्स हैं जो फिश में पाए जा रहे हैं, इन फिन्स की सहायता से वो वाटर में मूव करती है, स्विम करती है। ओके। सेकंड है गोट्स। गोट्स जो है वो ग्रासी एरियाज में रहते हैं और अपनी लेग्स की हेल्प से वो मूव करते हैं। तो देखो साइजेस और जो शेप्स हैं दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उनके जो मूवमेंट के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी वो डिफरेंट यूज कर रहे हैं फॉर दी मूवमेंट। जैसे यहाँ पे फिन्स जो है यूज किया जा रहा है बाय फिशेस एंड लेग्स यूज किया जा रहा है बाय एनिमल्स। सो डिफरेंट सराउंडिंग में डिफरेंट तरीके के एनिमल्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। अब इसी तरीके से आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्लांट्स भी दिखते हैं। जैसे जब आप राजस्थान में जाओगे तो मोस्टली वहाँ पे आपको ऐसे प्लांट्स दिखेंगे जिसकी स्टेम काफ़ी थिक होगी, काफ़ी स्पंजी होगी, फ्लैशी स्टेम होगी। ठीक है, तो ये जो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैक्टस का जो प्लांट है उसमें कांटे भी हैं। ठीक है, ये कांटे बेसिकली उसके लीव्स हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये लीव्स नहीं बेटा, ये स्टेम है। ठीक है, इसके ऊपर जो कांटे लगे हुए हैं दे आर लीव्स। ठीक है, तो लीव्स ऐसे कांटों जैसे क्यों है? ताकि उनमें से आपको पता है, आप पढ़ोगे कि जो लीव्स होती हैं, जैसे जो इसकी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटा पाया जाता है और स्टोमेटा के जरिए जो है वाटर जो है वो लॉस होता है। तो इस वाटर लॉस को बचाने के लिए इनकी जो लीव्स होती है वो कुछ इस तरीके से होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड लीव। ठीक है, तो देयर इज वेरी लिटिल अवेलेबल वाटर अवेलेबल इन दी डेजर्ट। डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो हमें जब पानी की कमी है तो हमें पानी को बचाना है। तो अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। बहुत ही डाइवर्स क्लाइमेट होता है एक ही दिन में। दिन के टाइम पे आप जाओगे एकदम बहुत खतरनाक गर्मी होगी और रात के टाइम पे जाओगे बहुत बेहतरीन ठंडा एक मौसम रहेगा। सो देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट नाइट. The fleshy stem of the plant found in the desert can store water and help them tolerate the hot conditions in these places. मतलब कि जिस प्लेस में बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो डेफिनेटली प्लांट्स ऐसे होने चाहिए जो इस दोनों ही टेम्परेचर को, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर या बहुत हाई टेम्परेचर, दोनों ही टाइप के टेम्परेचर को अडेप्ट करने की जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, टॉलरेट करने की जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, और उन दोनों डाइवर्स टेम्परेचर से वो अपने आप को सर्वाइव करे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के अडेप्टेशन होने चाहिए, कुछ इस तरीके से वो अपने आप को चेंज कर पाए। तो इसके लिए वो क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती है काफ़ी रिड्यूस्ड होती हैं, उनकी जो स्टेम्स होती है वो काफ़ी फ्लैशी होते हैं और उस स्टेम के अंदर वो वाटर को एक जेल के फॉर्म में वो स्टोर करता है। आपने ठीक है, एलोवेरा का पौधा देखा होगा। एलोवेरा का जो पौधा है उसमें साइड साइड में कांटे होते हैं, उसको आप हटा के एकदम बीच का हिस्सा देखो, काफी जेली सा सब्सटेंस होता है। दैट इज दिस वाटर जिसको वो स्टोर करके रखा है इन दैट फॉर्म। ठीक है, और इस वाटर की सहायता से वो टॉलरेट कर पाता है दोनों टाइप की कंडीशंस को। ठीक है, अब इसी तरीके से जब आप माउंटेन्स में जाओ तो आपको माउंटेन्स में ऐसे लीफ या ऐसे स्टेम नहीं मिलेंगे। माउंटेन्स में मोस्टली आपको इस तरीके के शेप यानी कोनिकल शेप के आपको ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल है देवदार ट्रीज। देवदार ट्रीज जो है वो हिमाचल प्रदेश के हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं और ये जो ट्रीज होते हैं ये कोनिकल शेप के होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं। अब क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है, पहली बात फ्लैशी क्यों नहीं होता, क्योंकि इनको स्टोर करने की वाटर की अवेलेबिलिटी माउंटेन्स में है, काफी है वाटर, तो वहां पे उनको वाटर को बचा के रखने की जरूरत नहीं है, वाटर है उनके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतने हाई माउंटेन हाई रीजन में, हिमालयन रीजन में बर्फ बहुत पड़ती है। ठीक है, और अगर आपको पता है कि बर्फ लीफ पे से पड़ी रह जाए तो लीफ सड़ जाएगी। ठीक है, तो कोनिकल स्टेम होता है ताकि ऊपर से एकदम से, पहली बात इनका जो स्टेम होता है ना काफी फ्लेक्सिबल भी होता है, तो जैसे ही बर्फ पड़ी वो पेड़ हल्का सा हिलेगा तो सारा का सारा बर्फ पिघल के नीचे गिर जाएगा। और दूसरा वो ऐसा कोनिकल शेप का होने की वजह से ऊपर से अगर बहुत ज्यादा बर्फ गिरा भी तो वो भी फिसल जाता है। ठीक है, सो द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। बहुत ज्यादा दिन, जैसे आपको 10 दिन है तो 10 दिन में कम से कम 8 दिन जो है वो स्नोफॉल होता रहेगा। So in order to survive in such conditions, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. आराम से वो slide off हो जाए। कोनिकल शेप या जो स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं देवदार ट्री के, वो ये काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। आपने देखा होगा माउंटेन रीजन में जितने भी घर भी होते हैं वो नॉर्मली वो घर भी इसी शेप में बनाते हैं ताकि अगर बर्फ गिरे भी तो वो बर्फ जो है ऐसे पिघल जाए नीचे की तरफ। ठीक है, इसी उसका भी रीजन यही है सेम, ताकि जो बर्फ पड़ रही है वो बर्फ आराम से स्लाइड ऑफ हो जाए।
ठीक है, इसीलिए वैसे प्लांट्स हैं, इसीलिए वहां पे वैसे घर बनाए जाते हैं। तो दो जगह पे आपको दो तरीके के प्लांट्स मिल गए, पहला कैक्टस प्लांट एंड द सेकंड वन इज देवदार ट्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम रीजन टू रीजन जाते हैं डाइवर्स कंडीशन में, तो आपको एक ही, जैसे हम कैमल की बात कर रहे हैं, तो जब आप राजस्थान में जाओगे विच इज अ हॉट डेजर्ट, जब वहां जाओगे तो आपको वहां कैमल एक अलग तरीके का मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप लद्दाख में जाओगे विच इज अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, तो वहां पे आपको जो कैमल होगा वो डिफरेंट तरीके का मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर्स फिगर्स से अगर आप देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो डेजर्ट एरिया है, जो हॉट एरिया डेजर्ट में जो कैमल है, वो काफी आपको हाइट वाइज काफी बड़ा दिख रहा होगा। उसमें आपको एक हम्प दिख रहा होगा, ठीक है, कोई आपको बाल ज्यादा नहीं दिख रहे होंगे, यानी कि हेयर जो है उसमें नहीं। सेम आप कोल्ड डेजर्ट में देखिए, तो कोल्ड डेजर्ट में इसका जो हाइट है वो भी शॉर्ट होगा, ठीक है। शॉर्ट हाइट के साथ यहाँ पे आपको हेयर भी दिख रहा है, हेयर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ठंडी से बचने के लिए, ठीक है। हम्प इसमें जो है वो दो दो हम्प प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको जो फिजिकली जो आपको दिख रहा है वो आते हैं। सो द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूफ्स। हूफ्स जो होता है नीचे वाला हिस्सा, ये जो पाँव में जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, दैट इज हूफ्स, ठीक है। तो इनमें लॉन्ग लेग्स होती है, लेग्स बड़े बड़े होंगे और वाइड हूफ्स होंगे, क्योंकि वो हॉट डेजर्ट है, सैंड है, उसके ऊपर वो चलना है तो उसको बहुत मुश्किल होता है चलने में, ठीक है। मुश्किल होगा चलने में अगर उसके लेग्स लंबे नहीं हुए तो, ठीक है। तो इसके लेग्स लंबे होते हैं, वाइड हूव्स होता है, तो आराम से वो चल पाता है कैमल। उसके साथ साथ आप बात करो तो जो ये लॉन्ग लेग्स है या जो वाइड हूव्स हैं, ये इन कैमल्स को सैंडी डेजर्ट एरिया में आराम से चलने में हेल्प करता है। वो सिंक नहीं करते, आराम से चल जाते हैं। जैसे अगर हम चलने की कोशिश करें उस सैंड में, तो हमारा पाँव बार बार धसेगा, ठीक है। इनके नहीं धसते बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। थर्ड पॉइंट है, कैमल्स इन दी हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प। सिर्फ एक हम्प पाया जाता है, क्योंकि दैट हम्प हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्केर्सिटी ऑफ द फूड। जब उनको खाने की कमी हो जाएगी, तब वो उस हम्प से जो स्टोर उन्होंने फूड को स्टोर किया, वाटर को स्टोर किया है, उसको वो लोग खा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लद्दाख वाले कैमल की। तो लद्दाख वाला जो कैमल है, उसकी जो हाइट होती है और उसके जो लेग्स होते हैं, दोनों बहुत छोटे होते हैं कंपैरेटिवली टू दी हॉट डेजर्ट का जो कैमल है, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट लेग्स होते हैं, इसकी वजह से वो माउंटेनियस रीजन में बहुत आसानी से वॉक कर पाते हैं। अगर उनके लंबे पाँव होंगे तो उनको थोड़ा आगे की तरफ झुकना पड़ेगा और वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो माउंटेनियस रीजन में दे नीड द शॉर्टर हाइट, दे नीड द शॉर्ट लेग्स, ठीक है। तो वो उनको चाहिए, तो वो उनके पास है। थर्ड पॉइंट है, कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प ईच। दोनों के पास जो ये आपके इस कोल्ड डेजर्ट के जो कैमल है, इनमें दो हम्प पाए जाते हैं। अब ये जो दो हम्प होता है, दीज टू हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देर इज नॉट मच food available in the cold desert, and they have to use food stored in their hump during that time. Moreover, they grow long hair from the head to neck, which help them survive in the cold winters of the Ladakh. तो एक्चुअली क्या है, जब कोल्ड डेजर्ट में कोल्ड जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही होती है, तो उस टाइम पे उनके पास खाने को बहुत कुछ नहीं रहता, तो वो दो हम्प रखते हैं और उस दो हम्प में उनका खाना और पानी स्टोर होता है, और उन दोनों हम्प को लेट विंटर्स तक वो यूज कर लेते हैं पूरी तरीके से, और उसके दोबारा से उस हम्प में स्टोर करना शुरू करते हैं। पहला तो रीजन ये है। दूसरा जो आपको यहाँ पे हेयर दिख रहा है, ये हेयर इनको बचाता है इस ठंडे एनवायरमेंट से, ठीक है। लद्दाख में आपको पता है बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो ये बहुत ज्यादा ठंडी से हेयर उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, उनको गर्मी प्रोवाइड करता है, जिससे वो आराम से उस एनवायरमेंट को भी टॉलरेट कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम एक और प्लांट के बारे में बात करते हैं। हमने कैक्टस और देवदार की बात करी, फिर हमने कैमल्स की बात करी डिफरेंट रीजन के। अब हम रोडोडेंड्रॉन की बात करते हैं। रोडोडेंड्रॉन आपका जो ये ऊपर वाला है, ये भी रोडोडेंड्रॉन है, और ये जो नीचे वाला फ्लावर दिख रहा है आपको पिंक थोड़ा सा पर्पल कलर का, ये भी आपका रोडोडेंड्रॉन ही है। लेकिन ये जो रोडोडेंड्रॉन है, ये नीलगिरी में पाया जाने वाला है और ये सिक्किम में। तो दोनों बहुत अलग लग रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशन पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रोडोडेंड्रॉन है, जिसके ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स हैं, ये शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में ये ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पे जो रोडोडेंड्रॉन है, इनकी हाइट बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी हाइट शॉर्ट होती है और इनके लीव्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। ताकि अब देखो हेवी बहुत ज्यादा माउंटेन टॉप्स पे ना बहुत ज्यादा तेज हवा आती है, तो अगर बहुत बड़े बड़े लीव्स होंगे तो वो जो हवा है ना, वो इस लीव्स को फाड़ देगी, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएगी। तो इनके लिए जरूरत है छोटे छोटे लीव्स, बहुत सारे हों लेकिन बहुत छोटे छोटे लीव्स हो, ताकि विंड इनके बीच से जो है वो पार कर जाए। बात समझ में आई? तो शॉर्टर हाइट होता है,
पहली बात। दूसरी बात जो है वो स्मॉलर लीव्स होने चाहिए। ये दो इनके अडेप्टेशंस हैं टू टॉलरेट द हेवी विंड्स, ठीक है। अब इसी तरीके से जो सिक्किम के जो रोडोडेंड्रॉन है, इनका जो हाइट है दैट इज क्वाइट टॉलर इन कंपैरिजन टू द नीलगिरी रोडोडेंड्रॉन। तो यहाँ पे जो दोनों टाइप के आपको प्लांट्स दिख रहे हैं वो रोडोडेंड्रॉन ही है, जो डिफरेंट फीचर्स को एग्जिबिट कर रहे हैं बिकॉज दे आर सर्वाइविंग, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे देखो तीन हमने एग्जाम्पल लिए, तीन के। एक तो हमने कैक्टस का लिया था, ठीक है, कैक्टस का जो हमको राजस्थान में दिख रहा था कैक्टस। दूसरा हमने देवदार का लिया जो कि माउंटेनियस रीजन में है। हमने दो टाइप के रोडोडेंड्रॉन लिए, एक तो जो नीलगिरी में ग्रो कर रहे हैं, दूसरा जो है सिक्किम में ग्रो कर रहे हैं। तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया कैमल का जो कोल्ड डेजर्ट में ग्रो कर रहा है एंड इवन जो हॉट डेजर्ट में ग्रो कर रहा है, ठीक है। आपने वहां पे देखा कि जैसा वहां का क्लाइमेट है उसके बेसिस पे प्लांट्स के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं और वो वैसा हो गया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो चीज होती है, ये जो उसने अपने अंदर चेंजेस लेके आए, कुछ जो स्पेशल फीचर्स लेके आए हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सर्वाइव, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए या उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने के लिए, ठीक है, इन्हीं स्पेशल फीचर्स को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशंस कहते हैं। सो द प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। These special features that enable plants and animals to survive in a particular region is called adaptations, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्पेशल फीचर, जैसे कि अगर माउंटेन्स में ये जो देवदार ट्री है उसका कोनिकल शेप होना ताकि वो स्नोफॉल को आराम से स्लाइड ऑफ करे, ये इसका एक अडेप्टेशन है। कैक्टस प्लांट के जो स्टेम है वो काफी फ्लैशी स्टेम होती है, ठीक है, और उनकी लीव्स जो होती है वो रिड्यूस्ड लीफ होती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है रिड्यूस्ड लीफ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इसकी अडेप्टेबिलिटी है, ये इसका अडेप्टेशंस है टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, टू सर्वाइव इन दी वाटर स्केर्सिटी एनवायरनमेंट, ठीक है। उसी तरीके से रोडोडेंड्रॉन, नीलगिरी के जो रोडोडेंड्रॉन है शॉर्टर हाइट है, उसके साथ साथ इनकी लीव्स जो है वो काफी स्मॉल लीव्स होती हैं। या जो सिक्किम में जो रोडोडेंड्रॉन है उसकी जो स्टेम की जो हाइट है, प्लांट की जो हाइट है दैट इज क्वाइट लार्जर इन कंपैरिजन टू द नीलगिरी रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, ये इसके अडेप्टेशंस है। आपने कैमल के बहुत अच्छे से देखा, हॉट डेजर्ट में एक हम्प का होना या फिर उसके लेग्स का बड़े होना, कोई हेयर का प्रेजेंट ना होना, या फिर कोल्ड डेजर्ट में ये सारी चीजें होना, ये जो आपको दिख रहा है ये भी इनके एक स्पेशल फीचर्स हैं टू अडेप्ट दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको अडेप्टेशन समझ में आ गया। द शेप ऑफ द देवदार ट्री, द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर अडेप्टेशंस टू इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेनियस रीजन, ठीक है। अब जब मैं पार्ट 1 वीडियो बता रही थी उस टाइम पे मैंने बोला था कि हैबिटेट, मैंने हैबिटेट के बेसिस पे कहा कि ये जो एनिमल है वो एक्वेटिक, जैसे फिश है वो एक्वेटिक एनिमल है और जो यहाँ पे गोट है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है। तो ये हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वो प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी एनिमल या जहाँ पे कोई भी जो प्लांट है वो रहते हैं, ठीक है, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश जो है वो पानी में रहती है, ठीक है, तो पानी उसका हैबिटेट है। जो गोट है वो लैंड पे चलता है, लैंड पे रहता है, तो वो टेरेस्ट्रियल जो है वो उसका हैबिटेट है, ठीक है। सो द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब ये हैबिटेट करता क्या है, ये जो हैबिटेट है उस प्लांट या एनिमल को फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड कर, शेल्टर का मतलब घर प्रोवाइड करता है, और भी जो जो उसकी जरूरतें हैं उनके सर्वाइवल के लिए वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्वेटिक की बात करूं तो एक्वेटिक में आपको ये फिश दिख रही है, एक्वेटिक में ही इसी तरीके से डॉल्फिन भी रहती है, एक्वेटिक में इसी तरीके से शार्क भी रहती है, ठीक है, शार्क भी रहती है, वेल भी रहता है, फिर उसके बाद बहुत सारे कार्प फिशेस भी रहती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टॉर्टवाइज रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसी तरीके से गोट हो गया, काऊ हो गया, एंट हो गया, ये जितने भी है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को चलना है, वो चल, उनके पास लेग्स हैं, दे कैन वॉक, तो वो टेरेस्ट्रियल एनिमल पे ही तो वॉक करेंगे, पानी में तो वॉक करेंगे नहीं। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इसलिए इनको कहते हैं। तो ये जो हैबिटेट है उनका क्या हैबिटेट है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, ठीक है। हैबिटेट का मेजर रोल क्या है, वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पॉन्ड में डिफरेंट वैरायटी 10 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिशेस हैं,
तो आप, और एक पॉन्ड में जो है 5 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेज है। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक पॉन्ड है जिसमें 10 वेराइटी ऑफ फिशेज हैं, ठीक है, 10 वेराइटी ऑफ एनिमल्स आप कह सकते हो। और एक ये पॉन्ड है जिसमें 5 वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच पॉन्ड हैव द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो आप आंसर दोगे 10 वेराइटी वाले जो पॉन्ड है उसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, यानी कि नंबर ज्यादा है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स मिल रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं। जितना डिफरेंट हो जाएगा उतनी बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हैबिटेट ऑफ सी टर्टल, वो सी में या ओशन में पाया जाता है। कैमल का अगर मैं हैबिटेट कहूँ तो हॉट या कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है। रोडोडेंड्रॉन की अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो वो माउंटेन्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब टाइप्स ऑफ हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो मैंने टेरेस्ट्रियल आपको बता दिया, दूसरा मैंने एक्वेटिक आपको बता दिया, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो जमीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वाले एनिमल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट में रह सकते हैं वो एनिमल्स, डेजर्ट में रहते हैं, ग्रासलैंड्स में रहते हैं, इवन माउंटेन्स में भी रहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं, ऐसे कोई भी प्लांट्स या ऐसे कोई भी एनिमल्स जो पानी में पूरी जिंदगी स्टार्टिंग टिल द एंड वो पानी में ही रह रहे हैं, तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स को हम एक्वेटिक के हम हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स या ओशंस हो गए, ठीक है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और जो कि जमीन पे भी रहते हैं, उनको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स, ठीक है। तो सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जो जमीन पे भी रह रहे हैं, जो पानी में भी रह रहे हैं, ऐसे को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। लेकिन जैसे कि ये फ्रॉग है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, ठीक है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो जो है एक्वेटिक होता है, वो पानी में पाया जाता है। और जब ये लार्वा एडल्ट होके फ्रॉग बन जाता है तो ये टेरेस्ट्रियल हो जाता है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल हो जाता है। लेकिन ये पानी में भी आते हैं, ये वापस से इनको बच्चे जब करने होते हैं, ठीक है, लार्वास बनाने होते हैं, एग्स रिलीज करने होते हैं, तो वापस से ये पानी में आते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल है कुछ ऐसा है, वाटर से वो आते हैं लैंड पे, और लैंड से वो दोबारा जाते हैं वाटर में, और वाटर से दोबारा लैंड पे, यानी ये इनका सर्कुलेशन चलता रहता है। तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट में आपने 3 टाइप्स पढ़े, पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एम्फीबियंस एंड तीसरा है एक्वेटिक। ओके, नाउ आपने जो है इसी में डू यू नो में आप जो है डिफरेंट तरीके के जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है इंडिया में लगातार डिक्लाइन कर रहे थे। क्यों डिक्लाइन कर रहे थे? ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए उनके नेचुरल हैबिटेट का लॉस कर देना। जो एरिया है, जैसे कोई भी अगर आपको नेशनल पार्क है उसमें बीच में रोड बना देना या उनको किसी तरीके से उनको हार्म पहुंचाना अपने काम के लिए, तो उनका हम लोग नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनको हम लोग अपनी जो रेयर स्पीशीज है उनको अपने यूज के लिए, हमने जैसे उनके स्किन के लिए या फिर उनके टीथ के लिए हम उसको मार रहे हैं। तो ये एक तरीके से लॉस हुआ उनका, डिक्लाइन, इसकी वजह से नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो जब नंबर डिक्लाइन होता है तो उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो इसी में एक प्रोजेक्ट था, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर, विच वॉज इनिशिएटेड इन 1973। 1973 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, और ये स्टार्ट हुआ था टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर जो है उसका नंबर बहुत ड्रास्टिकली बहुत कम हो रहा था, जिसके वजह से जरूरत थी एक अवेयरनेस प्रोग्राम की, जरूरत थी एक प्रोजेक्ट की जिससे हम उनको बचा सके। उसी तरीके से 2022 में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी आया है, जिसके तहत चीता का थोड़ा सा नंबर जो है इंक्रीज हुआ है, और उसको रिस्टोर करने के लिए, चीता के पॉपुलेशन को रिस्टोर करने के लिए वापस से हमने एक प्रोजेक्ट निकाला है 2022 में। दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो भी जो है स्टार्ट हुआ है एज टू डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। इन 3 जगहों पे ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये है बंगाल टाइगर, ये है चीता। बंगाल टाइगर के लिए स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ है 1973 में। देन चीता जो है वो चीता री इंट्रोडक्शन, क्या नाम है, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, और ये स्टार्ट हुआ है 2022 में।
ओके फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी जो है प्रोटेक्टेड एरियाज स्टार्ट किए गए हैं। और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो कहाँ कहाँ स्टार्ट किए गए हैं? एक तो गुजरात में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, गुजरात में स्टार्ट किया गया है। दूसरा जो है राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। एंड तीसरा जो है वो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। ओके अब इसी तरीके से ये तो एनिमल्स हो गए, वेराइटी ऑफ एनिमल्स हो गए। उसी तरीके से कुछ फॉरेस्ट जो है उनको भी ट्रेडिशनली जो फॉरेस्ट हैं जैसे सेक्रेड ग्रुप्स उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे सेक्रेड ग्रुप्स क्या है? ये एक ऐसे फॉरेस्ट का एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पैच है जो बहुत अनडिस्टर्ब्ड है, जहां तक इंसान अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे बहुत सारे रेयर स्पीशीज होते हैं, एंडेमिक स्पीशीज होते हैं जो कि वहां की बायोडाइवर्सिटी को बताते हैं। ठीक है, उनका साइज जो है काफी छोटा भी हो सकता है, काफी बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं ये पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा है। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स हैं, रेयर प्लांट्स हैं। एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल और कट ट्रीज इन द ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरिया। उस एरिया को न तो आप डिस्टर्ब कर सकते हो, न तो वहाँ के प्लांट्स को आप कट कर सकते हो, क्योंकि वो एक हमारे बायोडाइवर्सिटी का एक खजाना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का एक ट्रेजर है। और आप इस तरीके से बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स को भी इवन अपने रीजन में जो आपके पाए जाते हैं उसको भी आप लोग खोज सकते हो। सो विद दिस हमारा जो ये चैप्टर नंबर 2 है वो खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।